India's election has a new flashpoint: wealth redistribution. With Rahul Gandhi's loud promise of wealth redistribution becoming the central theme. कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी बहुत सारी डिबेट और कंट्रोवर्सीज में रह चुका है, और आज से नहीं बल्कि सदियों से। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, इसी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के टाइम पर अपने मैनिफेस्टो में इम्प्लीमेंट करने का दावा किया था, जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने पुअरिटी यानी कि गरीबी को पूरे तरीके से ख़त्म करने का दावा किया था भारत से। अब देखिए, इसके अंतर्गत होता ये है कि पहले गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल सर्वे करती है, और फाइनेंशियल सर्वे करके ये पता लगाती है कि देश के अंदर किसके पास कितनी वेल्थ है, और फिर बाद में उसी वेल्थ को पॉपुलेशन के बिहाफ पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बताया कि इसको ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट कैसे करें। और अगर आपको अभी भी पता नहीं चला है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे होता है, तो देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समाज में 1% लोगों के पास 99% लोगों से ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो फिर ये इनइक्वालिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। और जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये इन्हीं असमानताओं को ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा प्रयास करती है। लेकिन देखिए, जो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और इनिशियल लेवल पर इसके कई सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सोवियत यूनियन का कोलैप्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए, हुआ कुछ ऐसे था कि साल 1917 में रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की मदद से रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉर्टेज और स्टैग्नेशन फेल हो गया था। और जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स का ये एक सबसे बड़ा रीज़न बना था। और कुछ इसी तरह चाइना में माओ जेडोंग के रूल में भी हुआ था, जिसे कि माओ डिज़ास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे जैसी जो कंट्री है, ये भी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की चपेट में आ चुकी है। अब देखिए, अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वेल्थ को अमीर लोगों से कलेक्ट कैसे किया जाता होगा, तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी अमीर लोग हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सभी लोगों की प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स को सीज कर गरीब लोगों में इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के अपने कुछ मेथड्स और रूल्स होते हैं मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ज़रिए जो गवर्नमेंट है, उन लोगों से ज़्यादा पैसा यानी कि टैक्स वसूल करेगी जिन लोगों के पास जितनी ज़्यादा वेल्थ है, और फिर बाद में उसी टैक्स से कमाए हुए पैसे को पब्लिक के अंदर वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए बांट देगी, जैसे कि एजुकेशन सब्सिडीज़ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसके अंडर में हर कोई एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। इसलिए जो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबल लगता है, और इसीलिए जो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, आर्ग्यूमेंट और डिबेट्स में रहता है। अब देखिए, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनइक्वालिटी को कम करता है और सभी लोगों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को बांटता है। वहीं पे ही कुछ लोगों का ये कहना है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हार्डवर्क और इनोवेशन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर लोगों को बिना कुछ काम किए ही वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जिन लोगों के लिए उनको हार्डवर्क करना चाहिए, तो फिर जो लोग हैं वो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे ही नहीं। इसीलिए काफ़ी लोगों का ये मानना है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इकोनॉमी है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है।